नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सेंट्रल कोलफील्ड गिरिडीह और पचम्मा थाना ने संयुक्त रूप से अवैध खननों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पचम्मा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से खुल रहे कोयला खननों को डोजरिंग किया गया। सीसीएल ओपन कास्ट के कोयलरी मैनेजर गुणवंत एंड वेले ने अपनी टीम और पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल के साथ पचम्मा थाना क्षेत्र में मंगलवार को छापेमारी कर 8 अवैध संचालित कोयला खननों को ध्वस्त किया है। इस संबंध में सीसीएल मैनेजर ने बताया कि माइंस के बाहर के एरिया में अवैध खनता खुलने की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। पचम्मा क्षेत्र के बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भी डोजरिंग की जाएगी। जो खनता माइनिंग क्षेत्र के बाहर संचालित है, उसे स्थानीय पुलिस की सहायता से बंद कराया जाएगा। गिरिडीह में अवैध कोयला खनन पर लगाम लगाने के लिए अवैध संचालन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोग ने पचम्मा थाना इंचार्ज साहब और सीसीएल सिक्योरिटी, सीसीएल के हम मैनेजर हैं और हमारे कुछ स्टाफ साथी है, सब लोगों ने मिल कर के हम लोग को रिपोर्ट मिला था कि माइन के बाहर एरिया में कुछ अवैध खनता खुल रहा है। उन खनतों को डोजिंग किया है और ये अभियान आज दिन भर चलेगा। अभी जो हम डोजिंग अभियान चला रहे हैं, ये पचम्मा थाना के अंतर्गत आता है। इसके बाद मुफस्सिल थाना के अंतर्गत जो हमारा एरिया पड़ता है माइन का, वहाँ पर मुफस्सिल थाना के सहयोग से आज हम दिन भर अवैध खनतों का डोजिंग करेंगे। अभी सुबह से हम लोग 8 खनता का डोजिंग कर चुके हैं। 2 खनता पचम्मा थाना क्षेत्र में आता है और अभी बचा है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खनते, जो खनता जो कि माइंस एरिया के बाहर में है। तो वहाँ पर भी हम पुलिस का सहयोग मांगा है और पुलिस का सहयोग हमको दोनों थाना के तरफ से भरपूर मिलता रहता है और हमारे आदरणीय एसडीपीओ साहब भी हम लोग को हमेशा मदद करते रहते हैं। तो हम लोग इस कार्य को सभी लोग के सहयोग के माध्यम से लगातार कर रहे हैं ताकि अवैध कोयला उत्खनन को रोका जा सके पर फुट बेसिस पर। गिरिडीह स्टेडियम में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने 3 दिवसीय मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण प्रतियोगिता बालक व बालिका का विधिवत उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित फुटबॉल आमंत्रण प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों की विजेता टीमों ने भाग लिया। मौके पर अपर समाहर्ता, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मी व विजेता टीमों के खिलाड़ी उपस्थित थे। टीम विद आप लोग सभी इसको पूरे गंभीरता के साथ में और पूरे अपने फुटबॉल प्रतियोगिता 2022-23 का यहाँ पे गिरिडीह स्टेडियम से शुभारंभ हो रहा है। इसमें सभी प्रखंड के टीमों के द्वारा ये भाग लिया जा रहा है। इसमें जो भी टीम विजेता होगी तो फिर आगे जाकर जोनल और जो राज्य स्तर की प्रतियोगिता इसमें भाग लेगी। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने यही अपील किया है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, और चूँकि ये 18 से 40 वर्ष के एज ब्रैकेट में है, जो विद्यार्थी हैं या जो भी अन्य जो लोग हैं जो नौकरी पेशा या व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी खेल से जुड़े, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो कि हम लोगों का जो सोशल फैब्रिक है उसको हम लोगों को एक अच्छा इंटैक्ट करने में, एक सामाजिक तौर पे एक दूसरे के साथ में अच्छा समन्वय बैठा के चलने में मदद करता है। और इस खेल के मैदान में मैं लोगों को इस संदेश के साथ में शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि वो लोग आगे चल के बेहतर प्रदर्शन करें और हम लोगों के जिला का नाम रोशन करें। हम लोग आने वाले दिनों में
जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको खेल किट प्रोवाइड करने का भी काम कर रहे हैं, उसके संबंध में भी हम लोगों ने प्रक्रिया कर लिया है। और इसके साथ ही मनरेगा के तहत में जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप में जो विजेता की टीम रहती है, उनके पंचायत के ऐसे जो स्थल हैं उनको बेहतर मैदान के तौर पे डेवलप किया जाना ये प्राथमिक है। इस पर भी हम लोग ध्यान देके आगे का। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा व डीजीएम सुबोध कुमार के द्वारा होटल हॉर्बिट में दीप प्रज्वलित कर स्टार यूनियन दाईची लाइफ इंश्योरेंस एसयूडी लाइफ, भारत के 2 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दाईची लाइफ होल्डिंग्स जापान के बीच एक संयुक्त उद्यम जीवन बीमा जागृति अभियान की शुरुआत की गई। मौके पर जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया ताकि जीवन बीमा जागृति अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। वहीं गिरिडीह जिले में नुक्कड़ नाटक और शैक्षणिक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बीमा के उपयोग को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देकर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को किसी भी आकस्मिक घटना, अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षित करने के लिए किया गया। मौके पर अभियान की शुरुआत करते हुए उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने जीवन बीमा जागृति अभियान से होने वाले लाभ से अवगत कराया। इस दौरान डीजीएम सुबोध कुमार ने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइफ प्रमोटेड की अवधारणा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले से नुक्कड़ नाटक और शैक्षणिक प्रश्नोत्तरी जैसी पहल और सेस को कवर किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के दौरान एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस ने जिलों से लगभग 3000 बैंकिंग बिजनेस संवाददाताओं को प्रत्येक पात्र घर का दौरा करने और बीमा जागरूकता में तेजी लाने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर उपस्थित हैं, आम जनता जो यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे प्रेस मीडिया के बंधुगण, ये कार्यक्रम एक अलग तरह का कार्यक्रम है। आमतौर पे जिले में इस तरह का आयोजन कम ही होता है। यह पहली बार है जब इस तरह के आयोजन में मैं शरीक हो रहा हूँ। हम लोगों को इस कार्यक्रम के गंभीरता को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है और आत्मसात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जितने भी VCs यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोगों के थ्रू, जो हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ चेंज, आप लोगों के थ्रू, हालांकि आज हम लोग समय और जगह के हिसाब से आज हम लोग एक सीमित संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हालांकि जो हम लोगों के इस कार्यक्रम के पहले जो भी चर्चा हुई है उसमें हम लोगों ने यह प्लान किया है कि किसी भी कार्यक्रम को हम अगर कर रहे हैं या चला रहे हैं तो उसमें गंभीर होना और उसके संबंध में हम लोग किस तरह से और आगे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर तौर पे उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं, यह जरूर। टू द प्रेस एंड सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उनके द्वारा इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, विच जो नरेंद्र मोदी जी सरकार का जो लक्ष्य है कि बाय 2047 इंडिया एक एडवांस कंट्री के रूप में आया जाए, उसमें इंश्योरेंस बहुत की रोल प्ले करेगा। उसके तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसमें एसयूडी लाइफ को झारखंड एवं गोवा का दायित्व दिया गया है। झारखंड से हमने शुरुआत की है। हमने जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले, उन्होंने हमें गाइड किया कि गिरिडीह से शुरू करें और हम आज यहाँ पे किक ऑफ मीटिंग किए हैं जिसमें हमारे सारे प्रेस के साथियों के साथ साथ BC के साथी भी हैं और बाकी और भी हमारे दोस्त। हमारे डीजीएम श्री सुबोध कुमार जी का आभार और हमारे तमाम BC जो आए उनका भी आभार। दरअसल आज का यह कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता के प्रयास में एक कड़ी है जिसे हम बीमा साक्षरता अभियान की तरफ जारी कर रहे हैं। हमारे इस गिरिडीह में केंद्र सरकार की ये योजना वो हमें घर घर तक ले जाना है, जिसे हम प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना कहेंगे। ये बहुत ही एफोर्डेबल, कम कीमत पे सबके लिए उपलब्ध है और यह चूँकि इसका प्रचार प्रसार जानकारी नहीं है इसलिए यह नहीं हो पाता है। तो मैं आपके माध्यम से इस गिरिडीह के तमाम लोग जो 18 से 50 साल के हैं वो अपने नज़दीकी बैंक, नज़दीकी BC सेंटर पे जाएं और अपना इनरोलमेंट ज़रूर कराएं। साथ ही ये हर साल रिन्यूअल होने वाली पॉलिसी है, तो ये और भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अगले साल उसे रिन्यू भी कराएं, क्योंकि यह घटना दुर्घटना किसके साथ कब होगी कोई नहीं जानता। एक बात मैं और इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बाकी जो बीमा योजनाएं हैं उसके ओवर एंड एबव ये कवरेज मिलेगा। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सदर प्रखंड के 7 एएनएम ने अपने 9 माह के बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे, जिसमें प्रदेश महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह, चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला मंत्री राजीव रंजन के प्रयास से सिविल सर्जन के साथ संघ महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा वार्ता हुई, जिसमें सभी एएनएम को शीर्ष 2010 में समायोजित कर वेतन निकालने का समझौता किया गया, जिसके बाद धरना को समाप्त किया गया। मौके पर बबीता सिंह, एएनएम इंदु कुमारी, एएनएम किरण कुमारी, एएनएम रेखा कुमारी, एएनएम विमला कुमारी, एएनएम पूनम निशा, एएनएम सुनीता कुमारी मौजूद थी। 7 एएनएम जो सदर प्रखंड के विभिन्न एचएससी में कार्यरत थी, चूँकि उनकी पोस्टिंग 22/11 हेड के अंतर्गत थी और 22/11 हेड के अंतर्गत पिछले 9 महीने से हम लोग को आवंटन प्राप्त नहीं है। हम लोगों ने बार बार आवंटन की मांग की है और इनसे पूर्व में भी कहा था कि अगर आप दूसरे इसमें एचएससी में जहां हमारा 2210 का पद खाली रिक्त है, अगर वो जाना चाहें तो आवेदन दे सकती हैं, हम उसको उसमें सामंजन कर देते। लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई आवेदन नहीं आया था। अचानक कल मुझे सूचना मिली कि इन लोगों के द्वारा आमरण अनशन किया गया है, की सूचना दी गई है और आज वो बैठे थे यहाँ पर। उन लोगों से वार्ता के बाद ये तय हुआ कि वो अपना एप्लीकेशन देंगे और 22/11 से हम लोग 22/10 में उसको स्थानांतरित कर देंगे। इस तरह से इनको नियमित वेतन मिलने लगेगा। 7 एएनएम का भुगतान, वेतन का भुगतान पिछले 9 महीना से अब ये 10वां महीना चल रहा है, भुगतान नहीं किया गया। समूह से अनुरोध के बावजूद भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ। छठ दीपावली ऐसे पार हो गया, भुखमरी की स्थिति आ गई, मजबूर होकर आज से आमरण अनशन पर बैठे 7 एएनएम बैठे। तत्पश्चात महासंघ और संघ के नेताओं द्वारा सिविल सर्जन साहब की उपस्थिति में एक सम्मानजनक वार्ता हुई, समझौता हुआ। वार्ता में क्या हुआ? वास्तव में वार्ता वेतन भुगतान करने का आश्वासन मिला, जल्दी सबका चिट्ठी निर्गत होगा और वेतन भुगतान की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तीसरी प्रखंड के खटपोक में टीसीबी योजना व थानसिंह डी के नोनफरवा क्रमित मध्य विद्यालय की जांच ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर डीआरडी आलोक कुमार व वीडियो संतोष प्रजापति ने की। खटपोक गांव में महेश यादव के जमीन पर टीसीबी निर्माण में 2 बार 6 मजदूर काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिलने पर शिकायत मिलने पर जांच की गई तो टीसीबी निर्माण मानकों के अनुसार नहीं की गई। साथ ही कई योजनाओं की भी जांच की गई। जांच के बाद सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जब कोई योजना किया जाता है तो बीच बीच में योजना की समीक्षा करें। वहीं नोनफरवा स्कूल की जांच के दौरान काफी गड़बड़ी मिली। स्कूल में नियुक्त शिक्षक परमानंद कुमार कई दिनों से गायब बताए गए। उनकी जगह पर सुरेंद्र नामक व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। स्कूल की स्थिति भी काफी बदहाल थी। स्कूल की मॉनिटरिंग करने वाले एरिया अफसर बीआरपी सीआरपी को ऐसी स्थिति में चल रहे स्कूल पर ध्यान देने के लिए कहा गया। मौके पर वीडियो संतोष प्रजापति, उत्कर्ष कुमार, एई राजीव कुमार, जेई संजय साहू सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। महोदय के द्वारा 2-3 जांच दिया गया था तीसरी प्रखंड के थानसिंह डी पंचायत और खटपोक पंचायत में। खटपोक पंचायत में महेश यादव की ज़मीन में टीसीबी निर्माण को लेकर शिकायतें दर्ज की गई थी। महेश यादव का कहना था कि 6 मजदूरों ने 6 दिन काम किया, उसके बावजूद भी उनको अभी तक मजदूरी भुगतान नहीं है। इस सिलसिले में हम लोगों ने स्पॉट वेरिफिकेशन जाके किया। वहाँ पे काम में कुछ कमियाँ थी, जो गहराई होनी चाहिए थी, जैसे 12 फीट लंबा, 3 फीट गहरा, 3 फीट चौड़ा, प्लस स्लोप वाली ज़मीन पे आपको एक सर्टेन डिस्टेंस में ही टीसीबी की खुदाई की जाना है, ताकि उसकी ज़्यादा उपयोगिता हो। और जो सरफेस रन ऑफ होता है वर्षा के दिनों में, जो भूजल बह करके चला जाता है नालों में, उसको रोकने के लिए, ताकि जो ग्राउंड वाटर टेबल है, एक्वाफर्स जो है, उनको रिचार्ज किया जा सके।
और सॉइल मॉइस्चर की उपलब्धता है वो जब तक सुनिश्चित नहीं होगी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं लिए जा सकते। पौधा तभी जीवित रहता है जब उसको नमी मिले या कहीं से जल का स्रोत मिले, तभी जा करके। तो जो भी ऊपरी इलाके हैं, टाण भूमि है, तो ऐसे जगह पे मनरेगा के तहत में टीसीबी का निर्माण किया जाना है और साइट सिलेक्शन ग्राम सभा के माध्यम से उसको सही जगह पे किया जाना सुनिश्चित करना है। कुछ कमियां नज़र आई, जैसे साइट सिलेक्शन को लेकर के, या टीसीबी जो हॉराइजेंटल होनी चाहिए उसको वर्टिकली वो लोग किया था, प्लस जल कम से कम खुदे हुए गड्ढे पे घुस सके वैसा स्थिति बननी चाहिए। और बीच की ज़मीन जो है 15 फीट कम से कम, एक लाइन टीसीबी खोदने के बाद दूसरी लाइन 15 फीट के बाद होनी चाहिए, ताकि बीच की ज़मीन में वो खेती कर सके कृषक। तो ये सारी चीज़ें तो टेक्निकल होती है, अलाइनमेंट वगैरह जो है वो सारा कुछ देखा जाना चाहिए। ये कार्य शुरू होने के पहले देखना है। इसलिए मैं लगातार लोगों को कहता भी हूँ, प्रखंड या पंचायत स्तरीय कर्मियों को, कि जब तक आप स्पॉट वेरिफिकेशन नहीं कीजिएगा, लगातार मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, सुपरविजन नहीं कीजिएगा, कार्य में जो एक गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें थोड़ी कहीं न कहीं एरोजन या छीजन हो जाता है। क्योंकि सभी जान रहे हैं कि मनरेगा का काम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए स्थानीय स्तर पे कैसे हम रोजगार को सृजित करने के साथ साथ एक टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण करें, और उस परिसंपत्ति से कैसे किसान लाभान्वित हो सकें, या लाभों को क्या फ़ायदा मिले, या अन्य विभागीय योजनाओं से कन्वर्जेंस के माध्यम से आय के साधन को बढ़ा सके और एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जा सके। पहला बिंदु खटपोक का ये था। दूसरा था थान सिंह डीम में लोन फोड़वा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के एक टीचर है परमानंद कुमार से, हाँ परमानंद कुमार, जो कि काफ़ी दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, आते हैं। उनके अपने बदले में एक सुरेंद्र कुमार को मैंने टीचर का उप टीचर कहिए वो रखे हुए थे। विद्यालय की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, पशु वगैरह बांधे हुए थे या अर्धनिर्मित था, क्लासरूम की स्थिति बहुत ख़राब थी, अनटाइडी लुक था, बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, बच्चे भी मुश्किल से मुझे लगा कोई 20-30 से ज़्यादा रहे नहीं होंगे, जो ग्रामीणों ने बताया, या जो गाँव के शिक्षा समिति के सदस्य थे विजय कुमार, और संयोजिका से भी मैंने बात किया कि कब से हम मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, तो उनका कहना था कि चावल नहीं होने की वजह से नहीं बना है। लेकिन लगातार उस विद्यालय में शिकायतें मिल रही थी कि विद्यालय बंद रहता है, पठन पाठन का कार्य जो है 1 से 8 तक बंद रहता है, और चूँकि स्कूल हम लोग करीब 1:30 बजे के करीब पहुँचे थे, तब तक बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। तीसरी प्रखंड के बुडबरिया, हटिया बाजार और दलपत डी गांव में मंगलवार को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधानसभा के विधायक बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा सैकड़ों गरीब व असहाय लोगों को कंबल दिया गया। भाजपा के पूर्व विसूत्री उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय ने कहा कि 8 दिसंबर से लगातार हर पंचायत के गाँव में कंबल का वितरण किया जा रहा है। आज लगभग 500 कंबल का वितरण किया गया। भाजपा नेता मोहन बर्णवाल ने कहा कि वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक बाबूलाल मरांडी जी को वे धन्यवाद देते हैं। कहा कि तीसरी एक गरीब व पिछड़ा क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीजेपी पार्टी द्वारा ठंड में असहाय लोगों के बीच कंबल दिया जा रहा है। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सोनू हेम्ब्रम, सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, चंदौली मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, तीसरी मुखिया किशोरी साव, सुनील शाह, रामचंद्र ठाकुर, मदन यादव, मुरली बर्णवाल, लक्ष्मण मोदी, सुनील शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बस गरीबों की सेवा जो भाव है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है, घोषणा पत्र में है, और हम लोग आज 25 साल से ऐसा तीसरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी जी के देख रेख में हम लोग व्यवस्था करके गरीबों के बीच में कंबल बांटते आ रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं है, और आज गरीबों का दर्द तो सिर्फ बीजेपी जानती है, बाकी लोग तो राजनीति करने के लिए राजनीति करते हैं, हम तो गरीबों की सेवा के लिए हैं, और गरीब की सेवा ही एकमात्र उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का। और माननीय बाबूलाल मरांडी चूंकि धरती पुत्र हैं, यहाँ के विधायक, उन्होंने चिंता किया हमेशा, और फिर आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों के दर्द को समझने का काम हम फिर से करेंगे। करीब 500 कंबल अभी बटा है, और आज जमदार में भी, जमदार में, गाँव में, जमदार में, बरमसिया में बट रहा है,
आज तीसरी बुटवरिया में बटा, केवटा टाण में बटा और आज अभी नारो टाण में बटना अभी बाकी है। अभी यहाँ से जाके हम लोग नारो टाण में इसका वितरण करेंगे। और अभी 10,000 कंबल की व्यवस्था हम लोगों ने किया है इस बार, और पूरे जगहों पर घूम घूम कर हम एक भी गरीब बाकी नहीं रहेगा, जिसको जरूरत है उसको देने का काम भाजपा के लोग करेंगे। और आज हम दलपट्टी में माननीय लक्ष्मण मोदी जी मुखिया के घर पर, पुराने घर पर आज वितरण कर रहे हैं। सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। आज हमारे प्रखंड अध्यक्ष सुनील जी और चंदौरी के मंडल अध्यक्ष, फिर रामचंद्र ठाकुर के देखरेख में, जिनके देखरेख में हो रहा सुनील सेठ जी हैं। वितरण जो है बाबूलाल जी के द्वारा, ये शीतलहरी ठंड देखते हुए बाबूलाल जी अपने कार्यकर्ता के माध्यम से बांट रहे हैं। और 8 तारीख से 20 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। तीसरी प्रखंड, गाँव प्रखंड में कंबल वितरण किया जा रहा है गरीबों के बीच में। आज कितना कंबल वितरण हुआ है? आज कंबल मोटा मोटी मान के चलिए 1000 कंबल वितरण होगा, जिसमें खटपोक पंचायत, तीसरी पंचायत, 2 पंचायत में लगभग 500 कंबल से ऊपर वितरण